Hello students, good morning all of you. I am राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। आज की जो हमारी फिज़िक्स की क्लास है 11th क्लास जो है उसमें हमारे पास बड़ा ही गजब का टॉपिक है और बड़े धड़ल्ले से हम इसका अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है हमारे पास आज का, जो एक तो न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम और इम्पल्स की बात करेंगे हम। तो आज हम लेकर चलेंगे आज के वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करने से पहले मोमेंटम की बात करेंगे। देखिए, मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम यदि हम इंग्लिश में देखते हैं तो P बराबर mv होता है हमारे पास। मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, P इजिकल टू mv होती है हमारे पास। यदि आपने देखा हो, देखिए P इजिकल टू mv होती है, ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास मोमेंटम की। तो P इजिकल टू mv, ठीक है ना। अब P का मतलब तो सिंबल है हमारा मोमेंटम का, और m का मतलब मास है, और v का मतलब वेलोसिटी है। देखिए, हम डे टू डे लाइफ में इसका कहाँ यूज़ करते हैं, हम आज आपको सारा ही क्लियर कर देंगे। मोमेंटम से जो है अभी तक कोई आप परिचित नहीं है। बच्चे जो हैं दिमाग पे प्रेशर रखते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें पता है कि जो मोमेंटम है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास, मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने लाइफ से लेते हैं। मान लो दो बॉडी है हमारे पास, वो सेम स्पीड से आ रही हैं, ठीक है। समझ लीजिए, दो बॉडी हैं हमारे पास। बाल ले लीजिए। एक बाल है, उसका मास जो है 5 किलोग्राम है, और दूसरी जो है उसका भी 5 किलोग्राम, दोनों का मास सेम है। और एक तो आ रही है हमारे पास वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आप अपने आप इमेजिन कीजिए, तो किस बाल को रोकना आसान होगा आपके लिए। तो सिंपल सी बात है, जो स्लो मोशन में है बाल उसको हम आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन जो तेज़ है उसको हम इतनी आसानी से रोक नहीं सकते। तो यही हमारे पास मोमेंटम है। यानी कि जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वो हमारे बस की बात नहीं होती। फिर हमारा उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। सेकंड एग्जांपल यदि हम इसका उल्टा कर दें, भाई जैसे मान लो दोनों बॉडी सेम स्पीड से आ रही है। कार, अब एक मान लो एक आपके पास सामने कार आ रही है सेम स्पीड से, और एक आपके सामने ट्रक आ रहा है सेम स्पीड से, और तो फिर आपको दोनों में किससे ज़्यादा डर लगेगा। देखिए, तो सीधी सी बात है, जो ट्रक है इतना बड़ा है, उसका मास इतना ज़्यादा है, तो आप ट्रक से पहले बचोगे, कार को बाद में देखोगे आप, है ना। तो ये भी हमारे पास मोमेंटम के लिए एक दूसरा एग्जांपल है। तो सीधी सी बात क्या है, जो मोमेंटम है और हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और किस तरह से रिलेटेड है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट आपके सामने बातें खोल कर रखते हैं। कि तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। तो पूरे के पूरे चैप्टर को आज ही हम क्लियर कर देंगे। दोबारा आपको बिल्कुल भी याद करने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक चला हुआ है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए, जब हम थोड़ी सी हम आपके सामने बात कर लेते हैं जो मोमेंटम है और वो किस तरह से हमारे लिए लाइफ में जुड़ा हुआ है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में कई बार जो है देखा होगा भी, जैसे हम पत्थर मारते हैं, एक खिड़की पर आप पत्थर मारते हो तो क्या होगा, वो चटक जाता है, टूट जाता है। लेकिन यदि आप एक गोली मारते हो उस पर, तो उसमें सुराख कर देती है। देखिए, मास का ही सारा रोला है और वेलोसिटी का ही सारा झंझट है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो उसको, कांच को टूटने ही नहीं देती, उसको इतना टाइम ही नहीं देती कि वो टूट जाए। आप देखते होंगे, जैसे आप मान लो बाज़ार में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, यदि आप मान लो किसी कच्चे प्लेस पर गिरते हैं, मिट्टी वाले प्लेस पर गिरते हैं, तो आपको जो है चोट कम लगती है। और यदि पक्के फर्श पर गिर गए तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कच्चे फर्श पर जो है फोर्स कम हो जाता है। जैसे हम
उसके ऊपर गिरते हैं, मतलब हमें एडजस्ट करने का टाइम मिल गया। देखा है, कहीं तो अपने ऊपर पत्थर भी तोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, अपनी छाती जो जैसे गलियों में खेल करने वाले, तमाशे करने वाले होते हैं ना, वो अपने छाती पर पत्थर रखते हैं और उसको तोड़ भी लेते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ एडजस्टमेंट है हमारी मोमेंटम के साथ, किस तरह से मोमेंटम के साथ वो काम कर रहे हैं। देखिए मोमेंटम हमारे पास दो तरह से हम लेकर चलते हैं मोमेंटम को। कैसे? नंबर एक तो क्वालिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटेटिवली जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और दूसरा क्वांटिटेटिवली जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन आपके सामने लाते हैं, क्या होता है मोमेंटम और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए मोमेंटम क्या आता है, मोमेंटम की डेफिनेशन हमारे पास ये है, डिफाइंड करते हैं हम मोमेंटम को एज द क्वांटिटी। देखिए हम अभी क्वांटिटी की बात कर रहे थे, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट इज मेजर्ड बाई मास इंटू वेलोसिटी। हमने अभी बताया था आपको, P इजिकल टू एम वी, इसका ये फार्मूला है, P इजिकल टू एम वी, ये इसका फार्मूला है, जहाँ पे m का मतलब मास है और v का मतलब वेलोसिटी है। एज मोमेंटम डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड हो गया हमारे पास, एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड हो गया, और दूसरा इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, एज वेल एज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मास हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखेंगे, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हमारी क्या होगी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो मोमेंटम इज क्लियरली ए वेक्टर क्वांटिटी, आपने देख लिया। हम थोड़े से आपके सामने एग्जांपल भी लेकर आएंगे। सबसे पहले देखिए मोमेंटम की जो SI यूनिट है, क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है हमारी SI यूनिट। देखिए दूसरा पॉइंट हम जो नोट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम की जब बात करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम की बात हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ वो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए पहले हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे फोर्स और टाइम के साथ। तो देखिए हम पहले आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं। मान लो हमारे पास दो स्टोन हैं, दो पत्थर हैं, वन लाइट मतलब एक हल्का है और दूसरा हैवी है, और दोनों को जो है टॉप बिल्डिंग से गिराया गया है, और एक पर्सन खड़ा है जो ग्राउंड पे खड़ा है। विल फाइंड इट ईजियर टू कैच द लाइट स्टोन, जो हल्का स्टोन है उसको वो आसानी से कैच कर लेता है, लेकिन हैवी स्टोन को वो कैच नहीं कर सकता। द मास ऑफ द बॉडी इज दस एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसका मतलब मास पे डिपेंड करता है अभी फोर्स कितना है इसके अंदर। जितना मास ज़्यादा होगा मूविंग ऑब्जेक्ट में, तो फोर्स भी उतना हमें लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो जैसे अभी हमने देखा मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। इक्वेशन हमारी नंबर 1 ये है। हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो डेल्टा P, यानी कि जब हम चेंज करते हैं तो डेल्टा P हम लगाते हैं। देखिए मास कांस्टेंट होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो सकती है, इसलिए m डेल्टा V आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा P यानी कि चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या गया, एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। अब जो ये वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू चेंज इन टाइम आ गया। क्लियर है पॉइंट ये। और हमारे पास फोर्स आपने पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। फोर्स की डेफिनेशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ma। तो जो ये ma है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, फोर्स रख दिया, यानी कि ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम टेक्स फोर्स एंड टाइम।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी, यानी कि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास देखिए इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, यानी कि ए चेंज इन मोमेंटम टेक्स फोर्स एंड टाइम, चेंज इन मोमेंटम टेक फोर्स एंड टाइम, ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। इक्वेशन स्टेट दैट नेक्स्ट जो हमारा हम बात करते हैं, पहले फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स के बारे में हम चेंज इन मोमेंटम किस तरह से लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स देखिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर ए सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा टी, ये देखिए ठीक है, ऑफ टाइम डेल्टा टी will cause a change in the object momentum. This change in object momentum equal to the product of force and the time interval. ये है हमारी चेंज इन मोमेंटम की डेफिनेशन। तो बड़ी आसान है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपके बिल्कुल काम आएगी। सेकंड अल्टरनेट हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, देखिए ठीक है ना, यानी कि F इजिकल टू एम ए, आपको पता है ना, F इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F इधर साइड में आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट मास हो गया। क्लियर है पॉइंट। अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला था हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये एक्सेलरेशन की हमें हमारे पास एक्चुअल में डेफिनेशन है। तो जो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन के स्थान पे पुट कर देंगे, ये अल्टरनेट फॉर्म करें, दूसरे तरीके से हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो जो ये एक्सेलरेशन है हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जब मैथमेटिकली करते हैं ना अरेंज, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और इधर से क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, जो अभी हमने इक्वेशन डराइव की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी एफ टी यानी कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हम आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने बताया था आपको, यदि मान लो 2 स्टोन है ऊपर से फेंके गए हैं और नीचे कोई आदमी खड़ा है उनको कैचअप करने के लिए, तो एक हैवी पत्थर है और एक जो है लाइट पत्थर है। तो जो हैवी पत्थर है उसको वो नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया, और जो लाइट पत्थर है वो उसको आसानी से पकड़ सकता है क्योंकि उसका मोमेंटम क्या कम हो गया। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भी, जो मोमेंटम है बॉडी का, फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि फोर्स की भी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की भी डेफिनेशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, या सिंपली जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतने हम फोर्स भी मान सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए, आपने क्रिकेटर देखे होंगे। एक क्रिकेटर कैचेज ए क्रिकेट बॉल कमिंग इन विद ग्रेट स्पीड फॉर मोर इजिली देन ए नॉइस who can hurt his hand in the act. One reason is that cricketer allows a longer time for his hand to stop the ball. देखोगे ना, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जैसे कोई बॉलर है, जब वो कैच करता है किसी बॉल को तो वो अपने हाथों को एकदम से पीछे ले जाता है ना, आगे ले जाने की बजाय वो एकदम से हाथों को पीछे ले जाता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी को उसने कम कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वेलोसिटी को कम करने की उसने कोशिश की है। तो जिसके कारण मोमेंटम कम हो जाएगा, और मोमेंटम जब कम हो जाएगा तो उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी। एज यू मे नोटिस दैट ही ड्रा इन दी हैंड्स बैकवर्ड इन दी एक्ट ऑफ द कैचिंग, यानी कि वो पीछे की ओर अपने हाथों को खींच लेता है। आपने इस तरह का एग्जाम्पल देखा होगा। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। देखिए बॉल दिखाया गया ना, देखिए क्रिकेट, ये बॉल आई हुई है तो ये हाथों को पीछे कर रहा है। देखिए ये पहले ये देखिए बॉल की पोजीशन है, तो ये इसने हाथों को थोड़ा पीछे कर लिया। थोड़ा पीछे करने से क्या हो गया, तो जो बॉल का मोमेंटम था वो थोड़ा, या हम वेलोसिटी कहीं वो कम होगी, और जिससे वो आसानी से उसको पकड़ लेते हैं, यानी कि अपने हैंड को फिक्स कर रखेगा तो क्या होगा, उसको चोट वगैरह लग सकती है। तो क्लियर पॉइंट क्या हमारे पास, जो फोर्स है डिपेंड किस पे करता है, चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड करता है। फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन मोमेंटम बट आल्सो ऑन हाउ फास्ट द चेंज इज ब्रॉट अबाउट, भी कितनी तेज़ी से आप उसको लेकर आए उस पर भी ये डिपेंड करेगा। द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन ए शॉर्टर टाइम
needs a greater applied force. In short, the greater rate of change of momentum, greater is the force. ये हम तो ये हमारे पास क्वालिटेटिवली मेजरमेंट है। तो हमने क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है, भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। एक हम क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, हम इसको, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम आसानी से देख भी सकते हैं, लेकिन अनुभव ज़्यादा हम करते हैं, देखने की बजाय अनुभव ज़्यादा करेंगे। तो यहीं से हमारी जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, यहीं से हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू होता है, जिसकी हम डेफिनेशन भी करें तब से थोड़ा से हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक बुलेट है, उसको फायर किया गया गन से इजीली, तो पियर्स ह्यूमन टिश्यूज बिफोर इट स्टॉप रिजल्टिंग कैजुअलिटी। मतलब जैसे बंदूक आती है, से गोली निकलती है, तो आदमी की मृत्यु स्वाभाविक है, मर जाता है आदमी, फायर करेंगे तो मतलब कैजुअलिटी होगी, टांग बाज जो भी होगा, जहाँ भी लगाएगा तो वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। लेकिन सेम बुलेट फायर्ड विद मॉडरेट स्पीड विल नॉट कॉज मच डैमेज। लेकिन यदि हम उसकी स्पीड हमारी कम होगी, यानी कि हल्की बंदूक होगी, तो उतनी हमें खतरनाक नहीं होगी। तो इसका मतलब मास क्या हो गया, फॉर ए गिवन मास द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इन ए सर्टेन टाइम। मतलब जितना स्पीड होगी फोर्स भी हमें उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड टू अप्लाई। और एक एग्जाम्पल आपने क्रिकेटर वाला देख लिया होगा, क्रिकेटर में किस तरह से हमने ये बॉल को वो कैच करता है और पकड़ लेता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसके बाद हम सीधा अपने जो न्यूटन सेकंड लॉ उसके ऊपर आएंगे। तो आपने देखा होगा कई बार ऑब्जर्वेशन की होगी, जो जैसे कोई बच्चा है एक बॉल को जो है एक रस्सी से बांध लेता है और वो उसको घुमाता है, राउंड में घुमाता है, तो वहाँ भी जो है मोमेंटम की आप सिचुएशन को देख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ मोमेंटम के एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमारे सामने बात क्या निकल कर आई है, जो टोटल निचोड़ क्या निकला है, द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कोज द सेम चेंज इन द मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो शुरू होता है, यानी कि फोर्स इजिकल टू एम ए, यानी कि पी इजिकल टू एम बी। तो स्टेटमेंट हमारी फिर न्यूटन सेकंड लॉ की क्या है कि जो कि एक महान साइंटिस्ट थे जो हमारे न्यूटन थे, उन्होंने जो है इस लॉ को दिया था और उन्हीं के अनुसार इस लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्वालिटेटिवली ऑब्जर्वेशन लीड टू दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो क्वालिटेटिवली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि जो हमने फील किया, वहीं से जो है न्यूटन सेकंड लॉ आ गया। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए अभी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। और उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारी, यानी कि आप क्या कहते हैं, द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस बाई नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स and inversely proportional to the mass of the object. Second law form just state that acceleration of an object depend on two variable, number एक तो net force acting on the body and the mass of the body. ठीक है, the acceleration of the body is directly proportional to force। ये ध्यान रखिए, जो acceleration है directly proportional to force। देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, हम एक बार आपको लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ से F इजिकल टू हमारे पास क्या आती है, एम ए, ये थी, है ना, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलेरेशन। लेकिन यहीं से यदि हम एक्सेलेरेशन को एक साइड पे रख देते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, फोर्स के हो गया, देखिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास के हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन हम करते हैं। When a force acts on a body, the object accelerates in the direction of the force. If the mass of an object is held constant, यदि मास को हम constant मान लेते हैं, increasing force will increase the acceleration, तो acceleration भी बढ़ जाएगा। If the force on object remain constant,
इंक्रीजिंग मास विल डिक्रीज एक्सेलेरेशन, तो वो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। इन अदर वर्ड फोर्स एंड एक्सेलेरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइल द मास एंड एक्सेलेरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात नोट कर लीजिए, फोर्स एंड एक्सेलेरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force and acceleration are directly proportional while mass and acceleration are inversely proportional। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला भी हम ये भी करेंगे। इफ ए फोर्स प्रोड्यूसेज एन एक्सेलेरेशन इन ए बॉडी ऑफ मास m देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली। तो डेफिनेशन एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नोट कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। जिस दिशा में फोर्स एक्ट करता है उसी दिशा में वो काम करती है। तो अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दोनों को कंबाइंड करके क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m, यानी कि F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास। यहाँ से देखिए रीअरेंज करेंगे ना, देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, F/m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया F/m। ये हमने कई बार कर लिया है। इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि हम k की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ऐसा ही यूनिट हमारे पास अभी पहले पढ़ी हमने कई बार, तो यूनिट हमारे पास देखिए क्या बनेगी, न्यूटन बन जाएगी। जब हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो F क्या हो जाएगा, m में हो जाएगा। तो ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ और 1 न्यूटन क्या होता है, ये डेफिनेशन पेपर में मोस्टली आ जाती है, इसको नोट कर लीजिए। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। दस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये है डेफिनेशन 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेफिनेशन है 1 न्यूटन की। तो आप ये भी लिख सकते हैं या यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 नंबर में मोस्टली आ जाती है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन ये हमारे पास हो गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज 3 कंपोनेंट इक्वेशन, यानी कि हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन है उसका यूज करेंगे। लेट अस नोट दिस स्टेज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, न्यूटन लॉ के बारे में जो मेन पॉइंट है, देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, यदि हम फोर्स को 0 कर दें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। अगर ये हम 0 कर दें तो ये मास, तो फिक्स हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ, इट इज इक्वल टू 3 इक्वेशन, 1 फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। देखिए इस तरह से हम लिखते हैं। जब हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन डेफिनेशन हमारी है। तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए एक्स ले लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ए वाई आ जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जेड आ जाएगा। यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ये कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो हमारा निचोड़ क्या निकला, सेकंड लॉ कैन आल्सो बी रिटन एज एफ इज इक्वल टू के एम में। और के की यदि हम वैल्यू 1 ले लेते हैं, यदि हम के इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना, तो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, मतलब सॉरी एफ क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, एम ए के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास तीनों डेफिनेशन आ जाती हैं, तो हम किस तरह से इसको करेंगे। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह से लेंगे, फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम विद द टाइम। देखिए इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स को। चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डी, यहाँ पे डी या डेल्टा ई की बात होती है, डी इंटू एम वी डिवाइड बाई डी टी। और जब विद मास कांस्टेंट की बात करेंगे तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हमने अभी ड्राइव किया है। और फोर्स क्या होता है हमारे, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये। देखिए फोर्स क्या है हमारे पास, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये यहाँ से आया ये वाला पॉइंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये देखिए ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये वाला
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं, शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो हमने क्या, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, v1 माइनस वी नॉट, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कई बार हम यू वी में भी लेते हैं, यानी कि कई बार हम क्या लेते हैं, v माइनस यू भी लेते हैं। अब आपको याद हो, v माइनस यू डिवाइड बाई टी भी लेते हैं डायरेक्ट हम, क्योंकि फाइनल टाइम हम टी लेते हैं और इनिशियल टाइम हम जीरो मान लेंगे, तो वो जीरो लेकर चलते हैं। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, ईच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये बाकी हमारी क्या आ जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी जाएंगी। तो अब मोमेंटम का डेरिवेशन भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अभी हमने जो डेफिनेशन कहती, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, यानी कि ये हमारी क्या है, फोर्स की डेफिनेशन है हमारे पास जब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। लेकिन पी क्या होता है, एम वी, पी यानी कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम वी। तो ये क्या है, मोमेंटम हमारे पास, ये क्या है, मोमेंटम है ना। तो देखिए डेल्टा पी क्या है हमारे पास, मोमेंटम है। तो ये जो हमारे पास पी एम वी आया, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये पी के स्थान पे, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है ना, तो एफ डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल तोड़ के इसने क्या लगा दिया, के लगा दिया। अब वही हमारे पास आ जाएगा, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट ही। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एफ इज इक्वल टू, अब देखिए एम कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। हमने अभी देखा चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, और हमने अभी देखा वो भी हम इस तरह से लेते हैं, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, इस तरह से भी लेते हैं। ठीक है, तो कई बार हम डी वी भी लेते हैं, डी वी बाई डी टी भी लेते हैं। तो इनमें से हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी एक्सेलरेशन की। यदि k1 ले लेते हैं तो f क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे f इज इक्वल टू एम ए। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा टॉपिक। और टॉपिक को जो है 2 बार 3 बार जो है ज़रूर करके देखिए। तो ये था हमारे पास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं, जब जो न्यूटन सेकंड लॉ में मोस्टली यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको एक बार रिवीजन दे देते हैं। क्या है रिवीजन हमारे पास, एक तो इसका डायमेंशन आप याद कर लीजिए, एम एल टी की पावर -2। डायमेंशन क्या है, एम एल टी की पावर -2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। तो जब हम फोर्स क्या लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हैं। और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। और ऐसा यूनिट क्या थी हमारे पास, 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो नॉलेज पॉइंट हमारे पास वो नोट कर लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि एफ इज इक्वल टू एम में क्या है, एफ इज इक्वल टू एम में। ये न्यूटन सेकंड लॉ हम लेकर चलते हैं, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। होल्ड्स गुड ओनली इफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ये इक्वेशन कब होगी, जब ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। दूसरा, जब बॉडी का मास चेंज होता है, जब बॉडी का मास चेंज होता है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो भी हम आपके सामने लाते हैं, किस तरह से हम यूज़ करेंगे। देखिए, तो वो होता है फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अभी जो हमने निकाला, चेंज इन मोमेंटम ओवर डी टी। ठीक है, और पी क्या है, मोमेंटम, यानी कि डी इंटू एम वी आ जाएगा, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी होता है डिवाइड बाई डी टी। क्लियर है पॉइंट। ये हम यूज़ करते हैं जब मास चेंज करता है,
जब बॉडी का मास चेंज करेगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट ये। इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव, वो आप मैथ में सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी देन द फोर्स इज एक्सेलेटिंग फोर्स। नोट करिए, जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है इसकी वेलोसिटी को, तो फोर्स क्या मतलब क्या होगा, अभी वो एक्सेलरेट कर रहा है फोर्स को। बट इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिक्रीज द वेलोसिटी देन इट इज रिटार्डिंग फोर्स। क्या हो जाएगा, इसका मतलब दो फोर्स होंगे हमारे पास। एक तो होगा एक्सेलेटिंग फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और एक होगा रिटार्डिंग फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी सो इट इज रिटार्डिंग फोर्स। नोट कर लीजिए पॉइंट ये, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है हमारा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि वो वेलोसिटी को हमेशा रोकता है, बढ़ाता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ बॉडी। जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो किस लिए यूज़ की जाती है, वेट ऑफ बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। मान फॉर एग्जांपल, वेट ऑफ बॉडी हैविंग मास 5 किलोग्राम। मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, उसका मास जो है 5 किलोग्राम है। ठीक है, क्या है, 5 किलोग्राम क्या उसका मास है हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हो गया, 5 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 5 किलोग्राम फोर्स लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 5 किलोग्राम फोर्स। आपके काम आने वाली बातें हैं। या 5 किलोग्राम वेट भी लिख लेते हैं हम कई बार, 5 किलोग्राम वेट, kg W भी लिख लेते हैं। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, हमेशा याद रखिए। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। ये प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी, ये क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं इसको हम, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो होती है। और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स विल बी यूज्ड। कौन सी यूनिट की यूज़ करेंगे हम, एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ करेंगे। तो देखिए एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है पूरे विश्व में सेम रहती है, थ्रू आउट द यूनिवर्स, कहीं भी चले जाइए सेम रहेगी। लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट के साथ क्या लगाते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, जी, यानी कि स्मॉल जी इनटू क्या आएगा, एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में हम यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट ये आपके सामने। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स दो तरह की होगी हमारे पास, एक ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारे पास आज का लेसन। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।